Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जिसमें कि है मेन इम्पॉर्टेंट दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. व्हाट इज ओजोन? ओजोन का मीनिंग होता है कि ऑक्सीजन दैट इज मॉलिकुलर ऑक्सीजन जब बाइंड करती है एटॉमिक ऑक्सीजन से उसे हम ओजोन कहते हैं. ओजोन का मॉलिकुलर जो फॉर्मूला है वो है O3. चेंजेस इन एनवायरनमेंट इफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़. जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं ऑब्वियसली, और स्लोली डिग्रेड भी करती हैं एनवायरनमेंट को. स्लोली डिग्रेड करते हैं. लाइक ओजोन लेयर डिप्लीशन उनमें से एक है. वो होता कैसे है कि पहले तो O3 बनती है ओजोन लेयर जो है. अगर तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में है तो वो एज अ फ्रेंड के तौर पे वर्क करती है, हमारे लिए फ्रेंडली होती है अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है. स्ट्रेटोस्फीयर एक्चुअली क्या है? एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जो कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव होती है सी लेवल से. ओजोन डेडली पॉइजनस है. अगर अर्थ पे ओजोन हो, धरती पे हमारे मिंटू से, अर्थ पे तो है ही, चलो मिंटू से ट्रोपोस्फियर में हो, जो इस पार्ट में हम रहते हैं एटमॉस्फेयर के, उसमें हो तो वो पॉइजनस होती है हमारे लिए. ओजोन इज फॉर्म्ड बाय रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन. कैसे ओजोन बनती है? पहले ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है एटॉमिक ऑक्सीजन में, फिर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसके साथ एटॉमिक ऑक्सीजन बाइंड करती है, ओजोन बनती है. ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन. और ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे लिए फ्रेंडली है. हमने अभी अभी कहा कि फ्रेंडली है. कैसे फ्रेंडली है? क्योंकि वो जो सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है. अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधी अर्थ पे आए तो हमें स्किन कैंसर, कैटरैक्ट इन आइज और वीकनेस इन इम्यून सिस्टम, ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंटली होंगी, बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी. इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, बहुत से प्लांट का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ओजोन लेयर क्या है? दैट इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट. नेक्स्ट थिंग इज जो डिक्लाइन, जो ओजोन लेयर की थिकनिंग थी वो कम होती पाई गई पहली बार अंटार्कटिका में डिस्कवर हुई 1985 में. उसे ओजोन होल का नाम दिया गया. मान लो दिस इज अ ओजोन लेयर, लेकिन किसी जगह से ये काफ़ी ज़्यादा अगर लेयर थिन हो जाती है, अगर किसी जगह से काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाती है तो इस पार्ट को हम ओजोन होल कहेंगे. थिन पार्ट को ओजोन होल कहा जाता है. और ये कहाँ पे हमने देखा? ये अभी हमने पढ़ा है कि अंटार्कटिका जोन में पहली बार रिपोर्ट किया गया ओजोन होल. नेक्स्ट थिंग इज ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन मीन्स जो ओजोन में होल हो रहे हैं, जो ओजोन की अब थिन हो रही है, थिक से थिन हो रही है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये क्यों हो रही है? जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स में होते हैं, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो हम क्लोरो वर्ड पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो क्लोरीन के लिए है. एक क्लोरीन का सिंगल मॉलिक्यूल 1 लाख तक ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है. और यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक मतलब अल्टरनेटिव क्लोरोफ्लोरोकार्बन की को पे रोक लगाई है कि उसकी जगह कोई और चीज़ को यूज़ करें हम रेफ्रिजरेटर वगैरह में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ ना करके. तो ये जो किया गया था UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए, उसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं. और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो इस PDF में नहीं दी गई हैं वो हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये सबको आपको क्लियर होनी चाहिए. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि रेडिएशन सनलाइट से आती हैं, सन से आती हैं रेडिएशंस अर्थ पे, उसके कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सारा हीट अप हो जाता है. क्योंकि CO2 जो है इन्वायरमेंट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और पूरे इन्वायरमेंट को हीट अप करती है. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से के बढ़ने से
ये एब्जॉर्प्शन बढ़ती चली जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पूरा हमारा ग्लोब जो अर्थ है वो पूरा हीटअप होता चला जा रहा है, गर्म होता चला जा रहा है, पहले से के कंपैरेटिवली टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है। दैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत से अदर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके जो नतीजे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो ग्लेशियर्स में जो आइस है वो मेल्ट होने लगेगी और फ्लड आ सकते हैं। फ्लड आने के बाद एकदम से जो लो लाइंग एरियाज़ में उसमें फ्लड आ जाएंगे और जो एरियाज़ इतने ज़्यादा डीप एरियाज़ नहीं हैं, अप एरियाज़ में वाटर की कमी हो जाएगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। जो भी हमारा एनवायरनमेंट डिप्लीट हो रहा है उसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा गार्बेज डिस्पोजल, जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि गार्बेज दो तरीके का हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी चीज़ें जो कि इजीली डिग्रेड ना हों, तो उनका डिस्पोजल है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जो भी गार्बेज वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल अलग अलग तरीके से किया जाता है। कौन कौन से वेज हैं वो हैं जैसे कि ओपन डंपिंग, खुले में ऐसे ही जो भी हमारा वेस्ट है, गार्बेज है, उसको छोड़ देना, फेंक देना। और ये जो एक्चुअली पोल्यूशन कॉज करता है, लैंड फिलिंग, वेस्ट इज डम्प्ड इन लो लिविंग एरिया एंड इज कम्पैक्ट बाय रोलिंग विद बल्डोजर्स। तो बल्डोजर्स की हेल्प से उनको कॉम्पैक्ट किया जाएगा, लैंडफिल्स में डाला जाता है। जो लो लाइंग लिविंग एरिया हैं वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को फेंक दिया जाता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, कंपोस्टिंग। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट बनाई जाती है। इसका पार्टिकुलर मेजरमेंट लिया जाता है, कितना पिट होना चाहिए, दैट इज़ गिवन ओवर हियर। तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिट बना के उसमें सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जाता है, और कुछ टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाती है। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो कि टूट चुके हैं, अभी वो यूज़ में नहीं है, उनको रिसाइकल करने के लिए दोबारा भेजा जाता है। इवन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं उनको, जैसे प्लास्टिक, मेटल्स वगैरह हैं, उनको रिसाइकल किया जा सकता है ताकि उनसे न्यू आइटम्स बनाई जा सकें। रीयूज़, सेम ही मटेरियल को हम दोबारा, जैसे कि कोई पॉलीथीन है, हमने एक बार पॉलीथीन को यूज़ कर लिया, जैसे हमने कोई मार्केट से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले आए हैं और उसी पॉलीथीन के लिए को हम फर्दर किसी और के लिए यूज़ करें, बार बार यूज़ करें, बाद में उसमें कोई प्लांट ग्रो कर दें, तो सिमिलरली बॉटल्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। प्लास्टिक बॉटल में कट करके प्लांट ग्रो किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीयूज़, कि उसको हमने दोबारा दोबारा यूज़ किया। तो आपने 3 R's के बारे में भी सुना होगा, 3 R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अब तो 5 R भी कॉमन हो गया है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, और एक होता है रीपर्पस। रीपर्पस, जो रीपर्पस होता है, रिफ्यूज़ का मीनिंग आप समझते हो, पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। रिफ्यूज़ का मीनिंग मना कर देना। जैसे कि कोई प्लास्टिक बैग आपको दे रहा है, आप घर से कुछ ऐसा मतलब लेके जा सकते हो जो कि इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ऐसा आप कोई बैग यूज़ कर सकते हो, और जो कोई बार बार यूज़ हो सकता हो, कपड़े का, लेदर का, किसी का भी बना हो सकता है वो। और हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि हमें पॉलीथीन नहीं लेना है। दूसरा तरीका है रिड्यूस, कम से कम लें। और नेक्स्ट जो तरीका है रीयूज़, बार बार उसको यूज़ करते रहें। रिसाइकल, जो चीज़ों को दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, अब वो ख़राब हो चुकी हैं, उनको रिसाइकल करने के लिए दे दें, ना कि जला दें उनको तभी। और जो हमने रिपर्पस कहा है कि एक ही मटेरियल, जैसे कि बॉटल की बात की थी मैंने, उसी मटेरियल को हमने, जैसे हमने पहले बॉटल को में कोई भी चीज़ हम लेके आए हैं, ऑयल है, वाटर है, उसके बाद सिमिलर बॉटल को हम किसी और पर्पस के लिए, जैसे प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं रिपर्पस। या फिर बॉटल से तो जैसे पेन स्टैंड और बहुत सी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, उसे हम कहते हैं रिपर्पस। सो दैट्स ऑल, जो भी हमें इस गार्बेज के बारे में दिया गया है वो तो हमने कर लिया। इसके अलावा इस चैप्टर में से एरोसोल में भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, हवा में घूमते रहते हैं और हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, हमारी बॉडी में जाके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं।
ह्यूमन के अंदर। और इसके अलावा व्हाट इज़ लेफ्ट इन दिस चैप्टर, लेट मी चेक। जो इस पीडीएफ में ज़्यादा डिटेल्ड नहीं दिया गया वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। सो दैट्स इट गाइस। इसमें से क्वेश्चन जो बनेंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्टली बना के आपको केस दिया जाएगा। आई विल ट्राई टू शो दैट क्वेश्चंस ऑल्सो इन नेक्स्ट पीडीएफ। If you are finding my video helpful, please share, subscribe and like my videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.